हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे पेडोलॉजी के क्वेश्चंस की। ठीक है, अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपनों ने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था। 3-4 दिनों से आपकी क्वेश्चन सीरीज की क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं थी। और आज मैंने जो है पेडोलॉजी के क्वेश्चंस की पीपीटी बनाई है, जिसके अंदर अपनों ने 15 क्वेश्चंस रखे हैं। उनकी बात आज अपने इस जो क्लास के अंदर करेंगे। जो 15 टॉप क्वेश्चन हैं पेडोलॉजी के, उनकी अपने डिस्कस आज करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, आज अपने बात करेंगे पेडोलॉजी के क्वेश्चंस की। और कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 15 जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉरी एक मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इसने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना, मैंने आपको पेडोलॉजी जब स्टार्ट कराई थी उसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको मैंने ये सीक्वेंस पढ़ाया था एलिमेंट्स का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है और फोर्थ पे कौन है। ठीक है, तो चलिए अपने देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ रहने वाला है। तो जो आपका एल्यूमिनियम है वो बेटा है थर्ड रैंक पे। ठीक है, और जो आपका फेरस है वो कौन सी रैंक पे है? वो है आपका फोर्थ रैंक पे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो आपका है फर्स्ट रैंक पे, और जो सिलिकॉन है वो आता है सेकंड रैंक पे। एल्यूमिनियम कौन सी रैंक पे है? थर्ड रैंक पे है अर्थ क्रस्ट के अंदर। फेरस जो है वो फोर्थ रैंक पे है। ऑक्सीजन है वो फर्स्ट रैंक पे, और सिलिकॉन जो है वो सेकंड रैंक पे आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि सेकंड मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो सेकंड नंबर वाले मिनरल्स की बात की है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कि सिलिका जो है वो किस पे आता है? सेकंड रैंक पे आता है, और ऑक्सीजन फर्स्ट रैंक पे आता है। जब ये मैंने आपको टॉपिक कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे के सारे 15 क्वेश्चन। जो सेकेंड नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, रॉक्स की जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो इसके अंदर देखिए, जो पेट्रोलॉजी होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ रॉक्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोल देते हैं अपने? पेट्रोलॉजी बोल देते हैं। फिर आता है आपका पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस क्या होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, यही हो जाएगा स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। और जो पेट्रोग्राफी होता है वो क्या होता है? स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स। मतलब जो इनका चट्टानों का वितरण जो होता है, ठीक है, कहाँ तक ये फैली हुई है, उसका जब अपने अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं पेट्रोग्राफी। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि पेट्रोलॉजी क्या होता है कि चट्टानों का अध्ययन। ठीक है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोजेनेसिस क्या होता है? पेट्रोजेनेसिस होता है कि जो चट्टानों की उत्पत्ति हुई है उसका अध्ययन। और पेट्रोग्राफी क्या होता है कि चट्टानों का वितरण कहाँ तक है, कहाँ तक वो फैली हुई है, कौन कौन सी चट्टान, जैसे इग्नियस रॉक कहाँ तक है, सेडिमेंट्री कहाँ तक है, मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ पे है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अपने पेट्रोग्राफी। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था कि जो आपकी एक सेकेंड जो ओरिजिन के रिलेटेड से जो अपने अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं अपने? पेट्रोजेनेसिस बोला जाता है। राइट आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोजेनेसिस। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मदर रॉक। कि इनमें से किसको मदर रॉक बोला जाता है? जब मैंने रॉक चैप्टर कराया था, और एक चीज़ देखिएगा, जो 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये जब मैंने आपको हर एक टॉपिक कराया है, ठीक है ना, उसके अंदर ये हर एक चीज़ आपको बताई थी। ये 15 जो है टॉप क्वेश्चन है पेडोलॉजी के। और जब जैसे मैंने आपको रॉक चैप्टर कराया था तो इसके अंदर सभी रॉक्स के अदर नेम लिखाए थे मैंने। ठीक है ना, जैसे आपको एलिमेंट्स वाला आया था
वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर ही कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्लासेस को भी डेली ज्वाइन किया कीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इससे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। देखिए अब इग्नियस रोग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूछा है कि मदर रोग है वो किसको बोला जाता है। तो अपने सभी सबसे पहले देखते हैं कि इग्नियस रोग को किस और नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रोग, ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, और इसको जाना जाता है मदर रोग के नाम से भी, ठीक है। इग्नियस रोग, मदर रोग और किसको किस नाम से जाना जाता है, ओल्डेस्ट रोग के नाम से, ठीक है। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, तो इग्नियस रोग है। तो आपको क्या याद रखना है इग्नियस रोग के बारे में, एक तो ये प्राइमरी रोग है, दूसरा क्या हो जाएगा मदर रोग किसको बोला जाता है, और थर्ड इसका क्या बोल सकते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रोग है। वहीं पे यदि मैं बात करूँ सेडिमेंट्री रोग्स की, तो जो सेडिमेंट्री रोग्स हैं उनके बारे में क्या क्या नाम लिए जाते हैं। तो एक तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी रोग्स, ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, और इसको जाना जाता है एक्वस रोग के नाम से, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, एक तो सेडिमेंट्री सेकेंडरी रोग होगी, ठीक है, एक होगी एक्विस रोग, और एक थर्ड नाम इसका और लिया जाता है लेयर्ड रोग के नाम से, ठीक है। लेयर्ड रोग के नाम से भी किसको जाना जाता है, अपने इसे सेडिमेंट्री रोग्स को जाना जाता है, और मेटामॉर्फिक रोग्स का कोई अदर नेम नहीं है। तो अपनों से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया बेटा, क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि मदर जो रोग होती है वो किसका नाम है, इनमें से कौन सी जो है मदर रोग है। तो देखिए अपने मदर रोग के बारे में अभी पढ़ा था, तो कौन सी हो जाएगी मदर रोग आपकी, जो इग्नियस रोग है वो इसका राइट आंसर रहेगा, कि जो इग्नियस रोग है इसको मदर रोग के नाम से जाना जाता है। अपने प्रत्येक क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हर एक डाउट आपका कवर हो सके। फोर्थ क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्वस रोग, कि एक्वस रोग से के नाम से किसको जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इग्नियस रोग के नाम क्या क्या बताए थे, एक तो इसको बोला जाता है प्राइमरी रोग, और इसको क्या इस नाम से जाना जाता है सेकेंडरी रोग, सॉरी मदर रोग के नाम से, और थर्ड नाम इसका क्या आता है बेटा, इसको बोला जाता है ओल्डेस्ट रोग। वहीं सेडिमेंट्री रोग को मैंने क्या नाम बताया था कि एक तो इसको लेयर्ड रोग बोला जाता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है आपको, जो आपकी ये एक्वस रोग होगी, और थर्ड हो गया कि इसको सेकेंडरी रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है कि इनमें से जो एक्वस रोग है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो सेडिमेंट्री रोग है उसको एक्वस रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रोग। अब बेटा एक चीज़ देखिएगा कि जब मैंने आपको रोग चैप्टर कराया था उसके अंदर मैंने आपको ये दो नाम लिखाए थे, प्लूटोनिक और वोल्केनिक रोग। और बच्चे क्या याद रखते हैं कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस हो गया, ठीक है ना, एसिड हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल, इन्हीं के नाम से जाना याद रखते हैं इनको, इनके अदर नेम याद नहीं रखते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्लास के अंदर भी बोला था कि इनके अदर नेम याद रखना, और एग्जाम के अंदर अदर नेम से ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि प्लूटोनिक जो रोग है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि प्लूटोनिक को, जो प्लूटोनिक रोग है वो किसका दूसरा नाम है, तो आप आसानी से बता सकते हो, वरना आप ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखना जो प्लूटोनिक रोग है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है इंट्रूसिव, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रोग को। और यदि आपके सामने नाम आ जाए वोल्केनिक रोग के नाम से, ठीक है, तो वोल्केनिक रोग के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग को, ठीक है। जो प्लूटोनिक रोग है वो उसको, ठीक है ना, प्लूटोनिक रोग जो है वो जाना जाता है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रोग को बोला जाता है, और वोल्केनिक रोग किसको बोला जाता है, आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग को। अब इनके एग्जांपल्स की बात आती है, तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग है इसके एग्जांपल क्या होते हैं, बेसाल्ट, और इसका क्या होता है रायोलाइट, ठीक है। बेसाल्ट और रायोलाइट किसका एग्जाम्पल है, ये है आपके एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग का। और यदि इंट्रूसिव इग्नियस रोग की बात करूं तो इंट्रूसिव इग्नियस के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, GSGD। यदि आप गंगानगर से हैं तो पदमपुर के अंदर एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, एग्रीकल्चर का ही कॉलेज है वो, उसको भी GSGD के नाम से, उसका नाम भी GSGD है। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि जो प्लूटोनिक रोग है वो कौन कौन सी होती हैं। तो आपको चार एग्जाम्पल याद रखने हैं कौन कौन से। एक तो आपको रखना है G, S और G और D। G से हो गया आपका ग्रेनाइट, ठीक है, S से हो गया आपका सिनाइट, ठीक है, और G से हो गया आपका गेब्रो,
और डी से हो गया आपका डायोराइट। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा क्या है, प्लूटोनिक रोग। और प्लूटोनिक रोग मैंने अभी आपको बताया था किसका नाम है, इंट्रूसिव इग्नियस रोग का। अब इनमें से देख लीजिए जो बेसाल्ट है वो किसका आ गया आपका भाई, वो आ गया आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गेब्रो इसके अंदर है, ये वाला थर्ड ऑप्शन गेब्रो मैंने आपको बताया इंट्रूसिव के अंदर, तो ये भी इसका राइट आंसर रहेगा। रायोडाइट है, ये कौन सा आता है आपका एक्सट्रूसिव, और ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर रहेगा, कि जो गेब्रो है वो किसका, प्लूटोनिक रोग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रोग। रोग चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सभी चट्टानों के जो नाम अदर नेम होंगे और इनके एग्जाम्पल याद रखने होंगे, और लगभग प्रत्येक चट्टान के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 6 जो है वो लिखाए थे एग्जाम्पल। ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, वही आते हैं एग्जाम्पल ज़्यादातर, तो आपको उन एग्जाम्पल को रट लेना है अच्छी तरीके से। उनको मेरे एक गाइडेंस सेशन भी रखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस सेशन को देखिए कि किस टाइप से इन डाटा को याद रखा जाए, एग्जाम्पल्स को याद रखा जाए। तो उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि किस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, तो उस गाइडेंस सेशन को ज़रूर एक बार देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि जो मेटामॉर्फिक रोग है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो मेटामॉर्फिक रोग किससे बनती है, जो आपकी जो इग्नियस रोग होगी और जो सेडिमेंट्री रोग हैं उनके जो है केमिकल और जो फिजिकल चेंजेस से कौन सी बनती है, आपकी मेटामॉर्फिक रोग बनती है। जैसे ये ग्नीस है, अब ये ग्नीस किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है ना, मार्बल किससे बना हुआ है, आपका जो लाइमस्टोन होता है उससे बना हुआ है, और लाइमस्टोन कौन सी है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट, स्लेट किससे बना हुआ है, आपके शेल से बना हुआ है, और शेल भी कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये दोनों मार्बल और स्लेट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और ये कौन सी है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा गया है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कौन सी है। तो देखिए ग्नीस भी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि ये किससे बन रही है, ग्रेनाइट से बन रही है। मार्बल किससे बन रही है, लाइमस्टोन से बन रही है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट भी क्या है, सेल से बन रही है, तो मेटामॉर्फिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो है ऑल ऑफ द अबव आएंगे, ग्नीस, मार्बल और स्लेट, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, विच मिनरल इज डोमिनेंट इन सॉइल। अब ये पूछा गया है कि सोइल के अंदर डोमिनेंट कौन सा होता है। अब स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देख कर टिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसके बाद में आपको पहले चारों ऑप्शन देखने हैं। हाँ, जहाँ आपको लगे ना कि फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा और फर्स्ट ऑप्शन राइट, फिर आप अदर ऑप्शन मत देखिए। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो ऑप्शन अच्छे तरीके से देख लेना, ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन पे जो है देखना ना पड़े, क्योंकि ऑप्शन से पता लग जाता है कि अपने ये चीज़ क्वेश्चन में पढ़ी है। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा है कि डोमिनेंट पूछा है, किसके अंदर, सोइल के अंदर पूछा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि फेल्डस्पार को करके आ जाते हैं। तो फेल्डस्पार जो है वो कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट के अंदर डोमिनेंट है। और यदि आपसे पूछा जाए सोइल के अंदर डोमिनेंट, तो सोइल के अंदर डोमिनेंट कौन सा होता है, आपका जो है क्वार्ट्ज होता है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन देखिए फेल्डस्पार, बी ऑप्शन दिया है माइका, सी ऑप्शन दिया है क्वार्ट्ज, और डी ऑप्शन दिया है जिप्सम। और कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि कोई देखते हैं अदर चीज़ ना दी हो, जैसे ये तीनों किसके एग्जाम्पल, आपके प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी मिनरल का एग्जाम्पल है, वो इस लेके में डी ऑप्शन जो है टिक करके आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो सोइल के अंदर डोमिनेंट होता है, और फेल्डस्पार होता है वो आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन की, when diameter of minerals are less than 0.002 mm then it is called। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना बेटा, when diameter of minerals are less than 0.002 mm then it is called। अब अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था वही कंडीशन आ गई, स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन को देखते हैं और टिक कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी के अंदर कले को इसका राइट आंसर मान लेंगे, क्योंकि अपनों ने तो गोल के पिया हुआ है कि जी कले का तो साइज यही होता है, 0.002 mm से कम ही होता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है। वो कले को देखा कि कले का सर यही साइज है, हम तो ये करके आए हैं, राइट आंसर रहेगा।
लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया आपको मिनरल्स, ठीक है ना, कि ऐसा यदि मिनरल का जो साइज है वो 0.002 mm से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अपने सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाता है मोर देन 0.002 mm तो आप देते प्राइमरी मिनरल्स का, और सेकेंडरी मिनरल्स का क्या होता है लेस देन 0.002 mm। और क्ले का राइट आंसर कब होता है, जब यहाँ पे किसकी बात की होती, जब यहाँ पे की होती सोइल पार्टिकल्स की बात। यहाँ पर बात कर रहा है ये मिनरल्स की बात कर रहा है, तो मिनरल्स के अंदर आपको जो है राइट ऑप्शन किसको देना पड़ेगा, सी ऑप्शन को देना होगा। सेकेंडरी मिनरल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, इन विच ग्रुप सिंगल शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब जब मैंने आपको मिनरल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आपको कराया था, 3 पता नहीं 4 टाइप का क्लासिफिकेशन कराया था, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सिंगल शेयरिंग हो रही है, तो मिनरल्स है उनको ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे 5 ग्रुप के अंदर जो है डिवाइड किया गया था। 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक और कौन सा होता है इसका टेक्टासिलिकेट, ठीक है ना। टेक्टासिलिकेट के नाम से एक और ग्रुप होता है, तो ये टोटल 5 ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे मिनरल्स को बांटा गया है। इनके अंदर आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं मिनरल्स के। तो देखिए इसके अंदर बोला गया है नियोसिलिकेट, आयनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट और सोरोसिलिकेट। जो नियोसिलिकेट होता है इसके अंदर बेटा जो ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है वो 0 होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है ना, 0 होती है। जो आयनोसिलिकेट होता है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, ठीक है। फाइलोसिलिकेट जो होता है इसके अंदर कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, तो 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। और जो सोरोसिलिकेट होता है इसके अंदर होती है 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग। और जो ये टेक्टासिलिकेट मैंने आपको नाम दिखाया था इसके अंदर होती है 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग। तो ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे 5 ग्रुप हैं, ठीक है ना। इनके अंदर मैंने आपको क्लास, यदि मेरी आप क्लास देखोगे मिनरल्स की तो उसके अंदर मैंने आपको इनके एग्जाम्पल भी लिखाए कि इनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए जो नियोसिलिकेट है ना उसके अंदर तो 0 होगी, आयनोसिलिकेट में 2 होगी, फाइलोसिलिकेट में 3 होगी, और जो सोरोसिलिकेट था उसके अंदर 1 होगी। और अपनों से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो सिंगल शेयरिंग ऑक्सीजन, तो सिंगल शेयरिंग किसके अंदर हो रही है, सोरोसिलिकेट के अंदर हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सोरोसिलिकेट के अंदर सिंगल शेयरिंग होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इन विच वेदरिंग ओनियन टाइप पिलिंग आर ओकर्ड। भी ऐसी कौन सी वेदरिंग है या ऐसा कौन सा अपक्ष है जिसके अंदर ओनियन टाइप पिलिंग होती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था विद एग्जाम्पल, आपको पिक्चर भी दिखाई थी क्लास के अंदर कि इस टाइप से ओनियन टाइप पिलिंग होती है और इस टाइप से मशरूम टाइप पिलिंग होती है। तो ओनियन टाइप पिलिंग किससे होती है, टेम्परेचर से होती है। और जो आपकी मशरूम टाइप पिलिंग होती है वो किससे होती है बेटा, वो होती है आपकी हवा से यानी विंड से होती है। तो ये दोनों ही किसके फैक्टर हैं, टेम्परेचर और विंड, ठीक है। जो टेम्परेचर हो गया और जो विंड हो गया वो किसके फैक्टर हैं, तो ये दोनों किसके हैं, आपके फिजिकल वेदरिंग के हैं, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने पूछा क्या है कि जो ओनियन टाइप पिलिंग होती है वो किससे होती है। यदि बेटा यहाँ पे आपको फैक्टर दिए होते तो आपको टेम्परेचर पे टिक करना होता। यहाँ पे इन्होंने पूछे कि किस वेदरिंग में होती है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल वेदरिंग के हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, फिजिकल वेदरिंग रहेगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका केमिकल वेदरिंग, बी ऑप्शन फिजिकल, सी ऑप्शन बायोलॉजिकल और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो किस पे टिक करोगे, आप बी ऑप्शन पे टिक करोगे कि फिजिकल वेदरिंग है उसके अंदर ओनियन टाइप पिलिंग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन कि वेदरिंग इंडेक्स इज गिवन बाय, कि वेदरिंग इंडेक्स किसने दिया था। तो देखिए जो जैक्सन थे, गोल्डिज थे और मोहर एंड वान थे, ये तीनों किससे रिलेटेड है, वेदरिंग से रिलेटेड है। जो स्टाउट है वो न्यूटन से रिलेटेड है, तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब इन तीनों के अंदर देखना है कि आपको किसने कौन सा दिया था, गोल्डिज था, ठीक है, जैक्सन था और मोहर एंड वान था, ठीक है ना। मोहर एंड वान ने तो दिया था आपको वेदरिंग स्टेजेस, ठीक है, मोहर एंड वान ने दिया था आपको वेदरिंग स्टेजेस दिया था। गोल्डिज ने क्या दिया था, वेदरिंग सीक्वेंस दिया था। और जो जैक्सन था इसने दिया थी वेदरिंग इंडेक्स, ठीक है। वेदरिंग इंडेक्स किसने दिया था आपको, जैक्सन ने दिया था। और जो गोल्डिज था उसने दिया था वेदरिंग सीक्वेंस, और मोहर एंड वान ने दिया था वेदरिंग स्टेजेस। मेरे को इस चीज़ में डाउट है, आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। यदि मैंने आपको यहाँ पे गलत बताया होगा तो कमेंट के अंदर आपको राइट आंसर दे दूंगा मैं। मेरे हिसाब से
यही राइट आंसर है। जैक्सन ने शायद वेदरिंग वो इंडेक्स ही दिया था और गोल्डिच ने वेदरिंग सीक्वेंस दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हो सकता है शायद जैक्सन ने आपको वेदरिंग सीक्वेंस दिया हो। तो आपको ये जो कन्फर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी जो अपने राइट आंसर मानेंगे वो किसको मानेंगे कि वेदरिंग इंडेक्स किसने दिया था, जैक्सन ने दिया था। 1 मिनट वेट करोगे तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट में कन्फर्म कर दूंगा मैं। अभी मैंने जस्ट अभी बुक से क्वेश्चन बनाए थे ये, अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा, अभी अपने इस डाउट को। हाँ जी, वेदरिंग इंडेक्स जो है वो जैक्सन ने ही दिया था। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपनों ने राइट पढ़ा है कि जो जैक्सन है इसने वेदरिंग इंडेक्स ही दिया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने 5 बजे उठकर पीपीटी बनाई थी। ठीक है ना, तो आज ही तैयार की थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसके अंदर, क्योंकि ये एक जैसे नाम है ना, जैक्सन, गोल्डिच और मोहर एंड वाह तीनों वेदरिंग से रिलेटेड हैं। तो आप भी इसके अंदर कन्फ्यूज ना हो तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि वेदरिंग इंडेक्स जो है वो जैक्सन ने दिया था, गोल्डिच ने वेदरिंग सीक्वेंस दिया था, मोहर एंड वाह ने वेदरिंग स्टेजेस दी थी। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एक्यूमुलेटेड। कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या रहते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं इन अपर होरिजन, यानी जो अपर होरिजन होता है उसके अंदर एक्यूमुलेटेड होते हैं, एंड सिलिका लीस्ट डाउन लोअर होरिजन। सिलिका क्या हो जाती है, निचले होरिजन जो होते हैं उसके अंदर लीस्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो मैंने जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको बताया था कि यदि एल्यूमिनियम और फेरस वो अपर होरिजन में है और सिलिका लोअर होरिजन में है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लेटराइजेशन। और यदि आपकी सिलिका जो अपर होरिजन में है और एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड जो है उनका लीचिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपने, पोर्जोलाइजेशन। ठीक है ना, लेटराइजेशन में तो एल्यूमिनियम और फेरस ऊपर रहते हैं और सिलिका निचले स्तरों में जाती है, और पोर्जोलाइजेशन में सिलिका का एक्यूमुलेशन होता है, एल्यूमिनियम और फेरस की जो लीचिंग होती है वो होती है पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, एलुविएशन के अंदर क्या होता है कि जो अपना मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनकी लीचिंग होना क्या कहलाता है, एलुविएशन कहलाता है। पेडोट्रबेशन क्या कहलाता है कि जो सोइल होती है उसकी मिक्सिंग। ठीक है ना, सोइल प्रोफाइल की मिक्सिंग क्या कहलाती है, पेडोट्रबेशन कहलाती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इन विच प्रोसेस फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एक्यूमुलेटेड। ठीक है ना, इनका एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, और जो सिलिका है वो नीचे जा रही है, मतलब लीस्ट हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, लेटराइजेशन। और जो लेटराइजेशन है इससे कौन सी सोइल बनती है, लेटराइट सोइल बनती है, और ये कहाँ पर होती है, तमिलनाडु और कर्नाटका में। तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर होती है ये, सॉरी गलती से बटन दब गया था, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर। और जो आपकी पोर्जोलाइजेशन है ये होती है आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने 13 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव फैक्टर। कि इनमें से कौन सा एक्टिव फैक्टर है। आपसे एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्टिव और पैसिव फैक्टर को, मतलब दो जो फैक्टर थे उनको दो ग्रुप में किसने डिवाइड किया था, तो किसने किया था, जोफे ने किया था। ठीक है ना, जोफे ने एक्टिव और पैसिव दो फैक्टर दिए थे। तो अब आपको बताना है कि एक्टिव फैक्टर कौन से और पैसिव कौन से हैं। तो एक्टिव कौन से होते हैं, एक्टिव तो दो ही होते हैं, कौन कौन से, क्लाइमेट, ठीक है, और एक आपका बायोस्फीयर हो गया, क्लाइमेट और बायोस्फीयर। और जो पैसिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पैसिव कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, एक तो रिलीफ हो गया, एक टाइम हो गया, और एक आपका हो गया पेरेंट मैटर। ठीक है ना, अब इसके अंदर पूछा गया एक्टिव फैक्टर की, तो रिलीफ क्या आ गया, पैसिव फैक्टर, पेरेंट मैटर भी पैसिव फैक्टर आ गया, टाइम भी पैसिव फैक्टर आ गया। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन रहेगा, बायोस्फीयर है वो एक्टिव फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं 40 नंबर क्वेश्चन की, एरिडीसोल डोमिनेंट सिलिकेट क्ले मिनरल। इन एरिडीसोल डोमिनेंट सिलिकेट क्ले मिनरल की जो एरिडीसोल था आपका सोइल ऑर्डर है उसके अंदर जो कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल डोमिनेंट रहता है। और जब मैंने ऑर्डर की 12 ऑर्डर्स कराए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर याद ही क्या रखना है कि कौन सा जो सिलिकेट क्ले मिनरल डोमिनेंट है, ठीक है, और कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट है, ताकि सोइल और जो ऑर्डर है वो एक साथ कवर हो जाए आपके एक ही चैप्टर के अंदर। ठीक है ना,
और जो सिलिकेट क्ले मिनरल है उनको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो एरिडी सॉइल होता है वो डोमिनेंट, उसके अंदर कौन सा सिलिकेट क्ले डोमिनेंट होता है। तो एरिडी सॉइल के अंदर आपको याद रखना है जो क्ले, आपको फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्ले केओलिनाइट दिया हुआ है। अब केओलिनाइट किसके अंदर होता है आपका, एक तो एल्फी सॉइल में होता है, ठीक है ना। जो मोंटमोरिलोनाइट और जो वर्मिकुलाइट है ये होते हैं आपके वर्टी सॉइल के अंदर, ठीक है। इलाइट है वो बहुत सारे जो आपके ऑर्डर है उनके अंदर डोमिनेट होता है, लेकिन अपने यहाँ से एरिडी सॉइल का पूछा है तो एरिडी सॉइल के अंदर होता है इलाइट, ठीक है ना, ठीक है। तो केओलिनाइट एल्फी सॉइल में होता है, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट कहाँ पे होते हैं, वर्टी सॉइल में होते हैं। इलाइट जो है वो एरिडी सॉइल और बहुत सारे जो होरिजन हो गया उनके अंदर डोमिनेट होता है। तो अब आपको पूछा है कि एरिडी सॉइल में कौन सा डोमिनेंट होता है, तो जो इलाइट होता है वो डोमिनेंट होता है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन रेड सॉइल डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर, ठीक है ना, इन रेड सॉइल डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर। अब देखिए घुमा लिया ना क्वेश्चन को, अब यहाँ पे सॉइल का नाम दे दिया, आपको पूछ लिया कि कौन सा ऑर्डर जो है वो डोमिनेट होता है। तो रेड सॉइल के अंदर कौन सा होता है, तो देखिए जो इंसेप्टी सॉइल होता है वो कहाँ पर डोमिनेट होता है, तो वो होता है आपका एलुवियल सॉइल में, ठीक है। और जो हिस्टोसोल होता है वो कहाँ पे डोमिनेट होता है, तो हिस्टोसोल जो है वो होता है आपका ऑर्गेनिक सॉइल में, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका एरिडी सॉइल है वो कहाँ पे डोमिनेट होता है, तो वो होता है एरिड सॉइल में, ठीक है। और जो आपका एल्फी सॉइल है, एल्फी सॉइल कहाँ पे डोमिनेट होता है, तो आपका एल्फी सॉइल होता है रेड सॉइल में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि जो रेड सॉइल है उसके अंदर डोमिनेट जो है ऑर्डर कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप देख के बता सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। जो एल्फी सॉइल है उसके वो है रेड सॉइल के अंदर डोमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, थैंक यू। तो यदि आपको ये क्लास क्वेश्चन सीरीज की अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस क्वेश्चन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और चैनल को, यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट जानकर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।